बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो जिन भी लोगों ने EMRS का एग्ज़ाम दिया होगा उनके पास से पेपर होगा। OMR बेस्ड पेपर कंडक्ट करवाया गया था 23 मार्च को। यहाँ पर पेपर है जो इसमें 2 सेक्शन थे। एक सेक्शन था थ्योरी वाला, दैट मीन्स वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देने थे, और एक सेक्शन था MCQ बेस्ड। तो यहाँ पर है जो हम फर्स्ट सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं, और जो सेकंड सेक्शन है थ्योरी वाला वो भी आपको सॉल्व करवाया जाएगा बट नेक्स्ट पार्ट में, ताकि जो भी लोग ये क्लास को देख रहे हैं, EMRS के अलावा जो लोग ये पेपर देख रहे हैं, ये पेपर उन लोगों के लिए हेल्पफुल है, स्पेशली जो लोग NVS का पेपर देंगे या केंद्रीय विद्यालय के लिए नर्सिंग की पोस्ट आती हैं उनके लिए देंगे, या नॉन मेडिकल में नर्सिंग की वैकेंसी निकल के आती हैं, लाइक यूनिवर्सिटीज़ के लिए आती हैं या फिर IIT के लिए आती हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्वेश्चन का फॉर्मेट हिंदी इंग्लिश दोनों में है ताकि आपको समझना बिल्कुल ईजी रहे। क्वेश्चन आया था वो आपको ये रहा, द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द कंडीशनड स्टिमुलस अलोन विदाउट द अनकंडीशनड स्टिमुलस फॉर नंबर ऑफ ट्रायल इज कॉल्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कई परीक्षणों के लिए बिना प्रतिबंधात्मक उत्तेजना के अकेले अप्रतिबंधित उत्तेजनात्मकता प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ऐसी प्रोसेस पूछी है जिसमें कंडीशन स्टिमुलस अकेला हो लेकिन अनकंडीशन स्टिमुलस बहुत सारे ट्रायल के साथ में हो, तो उसको क्या कहेंगे हम। ऑप्शन में था आपके एक्सटेंशन, डिस्क्रिमिनेशन, जनरलाइजेशन या फिर स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो इसको कहा जाता है एक्सटेंशन और विलोपन। मतलब एक चीज़ यहाँ पे किस में है, बिना स्टिमुलस के है ऐसी कंडीशन जिसमें एक कंडीशन क्या है, बिना स्टिमुलस के प्रेजेंट है, और दूसरी में अनकंडीशन स्टिमुलस है लेकिन नंबर ऑफ ट्रायल के साथ में, तो ये कहलाएगा क्या, विलोपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिनोलिक एसिड इज़ अ सोर्स ऑफ। तो लिनोलिक एसिड किसका सोर्स है, omega-6 फैटी एसिड का, omega-3 फैटी एसिड, omega-9 फैटी एसिड या फिर सैचुरेटेड फैटी एसिड का। तो लिनोलिक एसिड है जो कि एक सोर्स है किसका, omega-6 फैटी एसिड का। जिनके पास क्वेश्चन पेपर हो वो लोग ये आंसर है जो मैच करके देख सकते हैं। तो जो लिनोइक एसिड है, omega-6 फैटी एसिड तो यहाँ पे है ही, लेकिन यहाँ में बहुत सारे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, और इसमें जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जैसे कि सोयाबीन, मक्का, सूरजमुखी, इन सब से मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको मेनली याद रखना है कि लिनोइक एसिड किसका सोर्स है, तो है omega-6 फैटी एसिड का। नेक्स्ट वन है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स पैरानेजल साइनस आर नॉट फाउंड। तो इनमें से कौन सी हड्डियों में पैरानेजल साइनस नहीं पाए जाते हैं, फ्रंटल बोन में, स्फेनॉइड बोन में, इथेमॉइड बोन में या फिर लैक्राइमल बोन में। यहाँ पे हिंदी फॉर्मेट भी दिया है, इंग्लिश फॉर्मेट भी दिया है, आप दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो पैरानेजल साइनस में जो बोन्स होती हैं, एक्चुअल में जो पैरानेजल साइनस क्या है, 4 पेयर्स ऑफ एयर फिल्ड कैविटीज़ हैं जो कि फेशियल बोन्स में होती हैं। वो फेशियल बोन कौन सी हैं, मैक्सिलरी, इथेमॉइड, फ्रंटल एंड स्फेनॉइड। बट जो लैक्राइमल बोन है यहाँ पर ये नहीं होगी। क्या है, लैक्राइमल बोन है जो यहाँ पे नहीं होगी। तो पैरानेजल साइनस कहाँ पे नहीं पाए जाएंगे, लैक्राइमल बोन्स में। नेक्स्ट वन इज द रेस्पिरेटरी रेट इन चिल्ड्रन 2 months to 12 month क्लासिफाइड एज फास्ट ब्रीदिंग इज। तो यहाँ पे कहा है कि 2 माह से 12 माह के बच्चों में, 2 महीने से लेके 12 महीने के बच्चे में जो रेस्पिरेटरी रेट है वो फास्ट कब कंसीडर होगी, कितनी ब्रीदिंग पर मिनट रहेगी कि उसको फास्ट कंसीडर किया जाए। मोर देन और इक्वल टू 50 ब्रीथ्स पर मिनट, 40 ब्रीथ्स, मोर देन 40 ब्रीथ्स पर मिनट, मोर देन 55 या मोर देन 60 ब्रीथ्स पर मिनट। तो यहाँ पर 2 महीने से लेके 12 महीने के बच्चे की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो फास्ट ब्रीदिंग की बात की जा रही है वो होगी मोर देन 60 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट इज द अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ डीप रैपिड ब्रीदिंग इज फॉलोड बाय पीरियड ऑफ एपनिया कॉल्ड। तो गहरी तीव्र सांस लेने की बारी बारी से होने वाली अवधि के बाद एपनिया की अवधि आती है, इसे क्या कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में सिंपल सा कहा गया है कि डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं आप, अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ डीप ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीथ करने के बाद कुछ सेकंड और कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, ब्रीदिंग है जो स्टॉप हो जाएगी। एपनिया मतलब क्या होगा, एक तरीके से सांसों का रुकना। तो थोड़ा सा स्टॉप होगी देन फिर फास्ट होने लगी, तो वो क्या हाइपर वेंटिलेशन है।
चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन है, बायोट्स ब्रीदिंग है, या फिर टेकिपनिया है? क्या कहलाएगा ये? तो ब्रीदिंग यदि कंटिन्यूस बहुत फास्ट चल रही है तो वो टेकिपनिया हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, फास्ट चलते चलते रैपिड और डीप गहरी सांस लेने के बाद आप क्या होता है कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाएगी, तो वो कहलाता है चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। क्या होगा यहाँ पे? कहलाएगा चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन इज फर्टिलिटी फैक्टर एफ रेसिस्टेंट फैक्टर आर इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल। तो यहाँ पर बैक्टीरिया के कौन से पार्ट में फर्टिलिटी फैक्टर एफ और रेसिस्टेंट फैक्टर आर है जो प्रेजेंट होंगे? प्लाज्मिड में, सेल मेम्ब्रेन में, साइटोप्लाज्म में, या फिर राइबोसोम्स में? किस में होंगे प्रेजेंट? फर्टिलिटी फैक्टर एफ और रेसिस्टेंट फैक्टर आर तो ये होते हैं प्लाज्मिड में। किसमें? बैक्टीरियल के प्लाज्मिड में। नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? प्लाज्मिड। नेक्स्ट इज which of the following nursing action present in the evaluation phase in the process the nurse collects data to? तो यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा नर्सिंग एक्शन प्रेजेंट होगा इवैल्यूएशन फेज में? नर्सिंग की जो फेज होती है असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। तो इन जो इवैल्यूएशन फेज है यहाँ पर कौन सा नर्सिंग एक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होगा? आइडेंटिफाई पेशेंट स्ट्रेंथ, रोगी की ताकत को पहचानेंगे आप। जस्टिफाई हेल्थ प्रॉब्लम, या फिर जस्टिफाई टर्मिनेटिंग द प्लान ऑफ केयर, या फिर आउटकम मेजरमेंट। क्या है जो यहाँ पे आप इवैल्यूएटिंग फेज में हम क्या करते हैं? सीधा सा रिजल्ट देखते हैं कि आपने असेसमेंट में जो डेटा कलेक्ट किया, जो डायग्नोसिस बना, जो नर्सिंग केयर की आपने प्लानिंग की, इम्प्लीमेंटेशन की उस केयर को, लास्ट में क्या है? रिजल्ट। रिजल्ट मीन्स होता है इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर इवैल्यूएशन का मतलब क्या हो जाएगा आपका? आउटकम चेक करना। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होगा? आउटकम चेक करना। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आयुष्मान आरोग्य मंदिर? निम्नलिखित में से किसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया है? ऑप्शन में है आपके सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, या फिर सब सेंटर एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर। कौन से हैं यहाँ पे? तो जो यहाँ पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पहले तो ओनली सब सेंटर बस थे, ध्यान से सुनिए, पहले ओनली सब सेंटर बस थे, बट अगस्त 2025 में सब सेंटर के साथ साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए भी, उपकेंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए यहाँ पे क्या किया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर और आरोग्य टेम्पल के तौर पे यहाँ पे कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको हाईलाइट किया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर मैंने एक सेपरेट क्लास भी ली थी जिसमें आपको मोर देन 50 MCQs भी पढ़ाए थे। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो प्राइमरी केयर सर्विसेज के 12 पैकेज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी केयर है जो दी जाती है, इसमें से एक होती है फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव लिया गया है अभी। फिर इसमें आपके कौन कौन इंक्लूड किए गए हैं? 14 टेस्ट हैं सब सेंटर के लिए और 63 टेस्ट हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए। और यदि हम बात करें तो अभी इंडिया में एज पर दैट आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो AAM का फुल फॉर्म है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर कितने हैं टोटल? 1,78,154 आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जो कि अभी कंटिन्यू वर्किंग में है। 15/7/2025 में ये क्या है? ऑपरेशनल है, मतलब वर्किंग है। तो यहाँ पे आपको याद रखना 1,78,154, पहले 1.5 लाख तक का टारगेट था आयुष्मान भारत योजना के तहत, लेकिन अभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर कितने हो गए? 1,78,154। और यहाँ पर इनकी केयर कहाँ कहाँ पे दी जा रही है? तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर्स में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द fontanelle विच डेनोट्स पोजीशन ऑफ द फीटल हेड इन रिलेशन टू मैटरनल पेल्विस। तो कौन सा fontanelle है जो जब बेबी क्या होता है? इंगेज्ड होता है मैटरनल पेल्विस में, तो कौन सा fontanelle सबसे पहले आता है फीटल हेड का? सजाइटल fontanelle, एंटीरियर fontanelle, पोस्टीरियर fontanelle, या फिर स्फेनॉइड fontanelle? तो सबसे फर्स्ट आता है पोस्टीरियर fontanelle। कौन सा? सबसे फर्स्ट आता है पोस्टीरियर fontanelle। नेक्स्ट वन इज द अमीनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो कौन सा अमीनो एसिड है जो प्रोटीन स्ट्रक्चर में होगा? आर्जिनिन, प्रोलीन, हिस्टिडीन, या फिर लाइसिन? तो जो अमीनो एसिड प्रोटीन स्ट्रक्चर में रहेगा वो होगा प्रोलीन। नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रीथ इज कॉल्ड। एक सांस की मात्रा कितनी कहलाती है? आपने जो एक सांस खींची
वो कितनी कहलाएगी, उसको क्या कहेंगे हम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, मिनिमल वॉल्यूम या फिर टाइडल वॉल्यूम। तो एक सांस खींचने की क्षमता कहलाती है हमारी टाइडल वॉल्यूम। क्या है, ज्वारीय मात्रा, और टाइडल वॉल्यूम जो एक नॉर्मल एडल्ट में होती है 500 ml तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ पाउडर केमिकल कॉन्टैक्ट्स स्किन, फर्स्ट स्टेप इज़, यदि हमारी स्किन पर कोई केमिकल लग जाए तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, वॉश विथ वाटर इमीडिएटली, अप्लाई ऑइंटमेंट, ब्रश ऑफ ड्राई केमिकल या फिर कवर टाइटली। तो यहाँ पर यदि पाउडर केमिकल हमारी स्किन पे लग जाता है तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पढ़ा है कि यदि केमिकल के कांटेक्ट में हमारी स्किन आती है तो हमें क्या करना है, वॉश ऑफ करना है। बट यहाँ पे देखिए कहा है पाउडर फॉर्म में है, केमिकल क्या है, पाउडर फॉर्म में, और आपकी स्किन पर कोई पाउडर फॉर्म में केमिकल गिरता है तो आप उसको इमीडिएटली क्या कर देंगे, झड़ा देंगे। सूखा रसायन है, क्योंकि पाउडर फॉर्म में, तो आप उसको क्या करेंगे, झड़ा देंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ब्रश ऑफ ड्राई केमिकल। यदि इनकेस ये पाउडर केमिकल स्किन की जगह आपको आइस में कहते या आपके ऐसे पार्ट्स में बॉडी के कहते जहाँ पर गीलापन है, तब आप क्या कहते, इमीडिएटली वॉश ऑफ करना है। नेक्स्ट वन इज सीरम कैल्शियम लेवल इन एक्यूट हाइपर कैल्शियमिक क्राइसिस इज ग्रेटर देन। तो गंभीर हाइपर कैल्शियमिक क्राइसिस है, मतलब कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो सीरम कैल्शियम स्तर कितने से अधिक होगा, जब इसको एक्यूट हाइपर कैल्शियमिक क्राइसिस कंसीडर किया जाएगा। 13 mg/dl, 10 mg/dl, 8 mg/dl या फिर 6 mg/dl। तो नॉर्मल सीरम कैल्शियम वैल्यू होती है 8.5 to 10.5 mg/dl। कितना, 8.5 to 10.5 mg/dl। लेकिन जब यही वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, बढ़ के पूछी है, वो भी क्राइसिस में पूछी है, तो क्राइसिस में होगी है मोर देन 14 mg/dl। कितना, मोर देन 14 mg/dl। बट इन ऑप्शन में 14 के आसपास क्या आ रहा है, वो आ रहा है 30, तो आप 13 को है जो यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, 13 को आप मार्क यहाँ पे कर सकते हैं। नॉर्मल वैल्यू होती है सीरम कैल्शियम की 8.5 to 10.5 mg/dl। जब एक कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो तो हाइपर कैल्सीमिया, और कम हो तो हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया होगा तो टिटेनी होगा, लेकिन यहाँ पे बढ़ने की बात की जा रही है, मोर देन 13 mg/dl होगा, तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम कि ये क्या हुआ है, ये है एक्यूट हाइपर कैल्शियमिक क्राइसिस। नेक्स्ट वन, द सिनकोप अकर्स ड्यू टू सडन इमोशनल स्ट्रेसेस। यदि कोई अकस्मात मतलब सडनली किसी इमोशनल स्ट्रेस के कारण बेहोश होने लगे तो उसको क्या कहेंगे, सिनकोप का मतलब होता है एक तरीके की बेहोशी। तो सडन इमोशनल स्ट्रेस के कारण यदि बेहोशी होती है तब उसको आप क्या टर्म यूज़ करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में है आपको सिचुएशनल सिनकोप, ड्रग इंड्यूस्ड सिनकोप, ऑर्थोस्टैटिक सिनकोप या फिर वैसोडिप्रेसर सिनकोप। सिचुएशनल सिनकोप होगा, कौन सा सिनकोप, बेहोशी होगी यदि किसी मेडिकेशन के कारण हो रही है, लेकिन यहाँ पे कहा है कि इमोशनल स्ट्रेस के कारण इसको कहा जाता है वैसोडिप्रेसर सिनकोप। यदि अचानक आप लेटे और खड़े होते हैं तब बेहोशी होती है, तब आप उसको ऑर्थोस्टैटिक कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, पोस्टीरियर फॉन्टेनल क्लोज्ड एट। तो पोस्टीरियर फॉन्टेनल कब क्लोज होते हैं, 6 to 8 वीक्स में, 6 to 8 मंथ में, या 12 to 16 वीक्स में, या 12 to 16 मंथ में। तो यहाँ पे 12 to 18 मंथ में, मोस्टली 18 मंथ में क्लोज होते हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर क्लोज होते हैं 1.5 महीने की उम्र में बच्चे में। तो 1.5 महीने की उम्र यहाँ पे क्या कहलाएगी, 6 to 8 वीक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, द एंजाइम स्पेशलाइज्ड इन द एडिशन और रिमूवल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड। तो ऐसे कौन से एंजाइम हैं जो CO2 को जोड़ने या हटाने में विशेषीकृत एंजाइम कहलाते हैं। मतलब ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक बॉन्ड है उसको तोड़ने का काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करेंगे। लाइसेस, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेस या फिर आइसोमरेज। तो यहाँ पे वो होगा एंजाइम, वो क्या कहलाएगा, लियासेस। नेक्स्ट वन, वाइल अप्लाइंग अ स्प्लिंट टू अ फ्रैक्चर्ड लिम्ब इट शुड इमोबिलाइज। यदि आप किसी को स्प्लिंट बांधते हैं फ्रैक्चर्ड लिम्ब में, तो आप इमोबिलाइज कहाँ का पार्ट करेंगे, ओनली द फ्रैक्चर्ड बोन, जो हड्डी टूटी है उसको, द जॉइंट अबव द फ्रैक्चर, मतलब
जो फ्रैक्चर के ऊपर का जॉइंट है उसको, या जो जॉइंट फ्रैक्चर के नीचे का है, या जॉइंट अबव एंड बिलो द फ्रैक्चर। स्प्लिंट आप कहाँ पे लगाएंगे, इमोबिलाइज करना है आपको, तो कहाँ पे इमोबिलाइज करेंगे आप, जो जॉइंट के ऊपर भी है फ्रैक्चर और नीचे भी है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप किसको मार्क करेंगे, द जॉइंट अबव एंड बिलो द फ्रैक्चर। वो जॉइंट जो फ्रैक्चर के ऊपर भी है और नीचे भी है, उस जॉइंट को आप क्या करेंगे, वहाँ पे इमोबिलाइज करेंगे। नेक्स्ट वन, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंडेस। तो मास्टर ग्रंथि कौन सी कहलाती है, तो वो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन पूछे तब आप थायराइड कह दीजिए, लेकिन मास्टर एंडोक्राइन और मास्टर ग्रंथि पूछे तो वो होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस इन पेल्विक कैविटी इज। तो यूट्रस की जो नॉर्मल पोजीशन है वो क्या है। ऑप्शन में है आपको एंटीवर्जन रेट्रोफ्लेक्शन, एंटीवर्जन एंटीफ्लेक्शन, रेट्रोवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन, या फिर रेट्रोवर्जन एंड रेट्रोफ्लेक्शन। तो ये क्वेश्चन भी हमने कई बार पढ़ा हुआ है। नॉर्मल पोजीशन होती है यूट्रस की एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन। क्या है, एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज्ड टू असेस द पेशेंट रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर के लिए कौन सी स्केल का यूज़ करते हैं हम, BOAS स्केल का, ब्रेडन स्केल, CPO2 स्केल, या VIP स्केल। कौन सी स्केल का हम यूज़ करते हैं, तो वो स्केल यूज़ की जाती है कौन सी, ब्रेडन स्केल। कौन सी है, ब्रेडन स्केल। BOAS स्केल का मतलब होता है ब्रैकीसेफेलिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे सिंड्रोम स्केल। जनरली ये रेस्पिरेटरी फंक्शन की ग्रेडिंग स्कीम के लिए चेक की जाती है, सीवियरिटी और ब्रीदिंग के लिए, और मोस्ट ऑफ दी ये की जाती है डॉग्स में। किसमें, डॉग्स में। और यहाँ पर जो CPOT, तो ये क्रिटिकल केयर पेन ऑब्जर्वेशन टूल है। क्या है, क्रिटिकल केयर पेन ऑब्जर्वेशन टूल है, तो ये उसके लिए दर्द को नापने के लिए हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेशेंट विथ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट में आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। ऑप्शन में है आपको मैनेजिंग द पेन, रिलीविंग द एंजाइटी, प्रिवेंटिंग द थ्रोम्बस फॉर्मेशन, या फिर एजुकेटिंग पेशेंट अबाउट सेल्फ केयर। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या डर रहता है सबसे ज़्यादा, कि जो एम्बोलाई है, ब्लड थ्रोम्बस का फॉर्मेशन है, वो आर्टरीज में फ्लो होके ना जाए और उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो यहाँ पर भी वही है कि प्रिवेंट द थ्रोम्बस फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन, इन ग्लासगो कॉमा स्केल विच ऑफ द मोटर रिस्पॉन्स इज एट स्कोर ऑफ 5। तो GCS स्केल में यदि मोटर रिस्पॉन्स 5 है मतलब क्या होगा, कमांड मानना है, मूव टू लोकलाइज पेन, फ्लेक्शन विड्रावल फ्रॉम पेन, या फिर नो रिस्पॉन्स। क्या होगा यहाँ पर, तो ग्लासगो कॉमा स्केल में यदि मोटर रिस्पॉन्स 5 है दैट मीन्स क्या है, लोकलाइज्ड पेन के लिए है। जब आप बॉडी पार्ट से लाते हैं तो क्या होगा, पेन होगा। नेक्स्ट वन, अपॉर्चुनिस्टिक सिस्टमिक माइकोसिस आर कॉज्ड बाय। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब मौका देख के फ़ायदा उठाने वाला फंगल इन्फेक्शन, तो वो यहाँ पे कौन सा है। ऑप्शन में हिस्टोप्लाज्मोसिस, कोकाइडियोमायोसिस, एस्परजिलोसिस, या फिर ब्लास्टोमाइकोसिस। तो यहाँ पर वो होगा एस्परजिलोसिस। नेक्स्ट है द न्यूनेटल रिससिटेशन गाइडलाइन 2025 रिकमेंड्स वेंटिलेशन विथ 21 to 30% ऑक्सीजन फॉर न्यूनेट ऑफ। तो यदि यहाँ पर 2025 की जो न्यूनेटल रिससिटेशन गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग कहा है कि 21 से 30% न्यूनेट्स में, सॉरी जिन बेबीज़ में 21 से 30% ऑक्सीजन होती है, तो कितने जेस्टेशनल पीरियड के बाद के बॉर्न है वो, 32 to 35, 37 to 40, 28 वीक्स या 30 वीक्स के। तो वो बेबीज़ जो 32 से 35 हफ्तों के बीच में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये गाइडलाइन फॉलो होती है। नेक्स्ट वन, नर्सिंग केयर फॉर अ क्लाइंट विथ सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर वुड फोकस ऑन हेल्पिंग हर टू। तो सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर है यदि किसी मरीज़ के लिए, तो यहाँ पर आपकी केयर क्या होगी, उसको तनाव कम करने की केयर देंगे आप। डिसकंटिन्यू और न्यूमरस फिजिकल कंप्लेन, उसकी बहुत सारी शारीरिक कंप्लेन है उसको कम करेंगे, ख़त्म करेंगे आप। मेडिकेशन रेगुलर देंगे, या फिर मोर अडॉप्टिव कॉपिंग स्ट्रेटजी आप उसको बताएंगे। तो सोमेटिक सिम्टम में क्या होगा, सोमेटिक मतलब हमारी बॉडी के रिलेटेड कुछ फिजिकल सिम्टम हो रहे हैं और उसमें आप उसको क्या हेल्प कर सकते हैं
की कोपिंग स्ट्रेटजी आप उसको बता सकते हैं कि जो भी आपको दर्द हो रहा है उसको आप किस तरीके से है जो मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, वर्निक्स इंसेफेलोपैथी इज कॉज्ड बाय। तो वर्निक्स इंसेफेलोपैथी किसकी कमी से होती है? थायमिन की कमी के कारण। किसके कारण? थायमिन की कमी के कारण। नेक्स्ट है द एंजाइम इन पैंक्रियाटिक जूस इंक्लूड। तो कौन सा एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में होता है? इलास्टेज, गैस्ट्रिन, बाइल पिगमेंट या पेप्सिन। तो ये होता है इलास्टेज, क्योंकि गैस्ट्रिन तो स्टमक रिलीज करता है, बाइल पिगमेंट बाइल का हिस्सा है। नेक्स्ट वन, फ्रैक्शन आईपीवी थर्ड डोज इज गिवन एट। तो फ्रैक्शन आईपीवी का तीसरा डोज कब दिया जाता है? 4 से 5 महीने की उम्र में, 9 से 11 महीने में, 15 महीने में या 3 साल में। तो फ्रैक्शन आईपीवी का तीसरा डोज दिया जाता है 9 to 11 मंथ की एज में। एक्चुअल में दिया जाता है 9 to 12 मंथ की एज में, बट इन ऑप्शन में क्या है आपको इस तरीके से है, फर्स्ट दिया जाता है 6 हफ्ते में, दूसरा 14 हफ्ते में और तीसरा दिया जाता है 9 से 12 महीने की उम्र में। तो यहाँ पे जो क्लोजली है वो क्या होगा हमारा 9 to 11 मंथ हो जाएगा। याद रखें, फर्स्ट 6 वीक की एज में, दूसरा 14 हफ्ते की उम्र में और तीसरा 9 से 12 महीने की उम्र में। नेक्स्ट वन इज while checking an unconscious casualty you find no breathing but a pulse is present, what should be done। जब आप यहाँ पे क्या करते हैं, किसी अनकॉन्शियस मरीज को चेक करते हैं तो उसकी सांस नहीं चल रही लेकिन पल्स है, तब आप उसमें क्या करेंगे? स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन इमीडिएटली, ये तब देंगे जब आप पल्स भी ना हो, ब्रीदिंग भी ना हो। गिव रेस्क्यू ब्रीथ्स ओनली, प्लेस इन रिकवरी पोजीशन या फिर वेट फॉर मेडिकल हेल्प विदाउट इंटरवेंशन। तो यहाँ पे आपको मरीज़ अनकॉन्शियस है, सांस नहीं चल रही है लेकिन पल्स है, तो यहाँ पे आप उसको ओनली रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। क्या करेंगे? ओनली आप उसको सांस बस देंगे, केवल बचाव सांस दें। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एरोबिक ग्राम नेगेटिव नॉन एंट्रिक वैसिलाई। तो इनमें से ग्राम नेगेटिव एंट्रिक नॉन वैसिलाई कौन सा है? सिट्रोबैक्टर, ब्रूसेला, प्रोटियस या फिर साल्मोनेला। तो यहाँ पर ग्राम नेगेटिव नॉन एंट्रिक वैसिलाई है ब्रूसेला, जिससे होता है ब्रूसेलोसिस। क्या है? ब्रूसेलोसिस। नेक्स्ट वन इज साइकोट्रोपिक मेडिकेशन दैट ब्लॉक द रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन मे कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट। तो यहाँ पे कहा गया है कि कौन सी साइकोट्रोपिक ड्रग है, साइकोट्रोपिक ड्रग है, सॉरी यहाँ पर साइकोट्रोपिक मेडिकेशन के कारण कौन सा साइड इफेक्ट होगा जो सीरोटोनिन को रीअब्जॉर्ब होने से रोकेगा? ड्राई माउथ होगा, क्या कॉन्स्टिपेशन होगा, ब्लड विजन होगा, सेक्सुअल डिसफंक्शन होगा। तो यहाँ पर जो एक मेजर साइड इफेक्ट होगा वो होगा सेक्सुअल डिसफंक्शन। नेक्स्ट वन, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज द टेक्निक फॉर द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से चेक किया जाता है आरएनए, एमआरएनए। यहाँ पे क्या चेक किया जाता है? एमआरएनए। नेक्स्ट वन, एन इन्फेक्शन ट्रांसमिसिबल अंडर नेचुरल कंडीशन फ्रॉम वर्टिब्रा एनिमल्स टू मैन। सीधा सा क्वेश्चन है कि पशुओं से मनुष्य में संचरित होने वाला जो यहाँ पर इन्फेक्शन है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जूनोसिस। एनिमल्स टू ह्यूमन में होने वाला इन्फेक्शन कहलाता है जूनोसिस। नेक्स्ट वन इज that select certain inputs for inclusion in conscious experience और awareness। तो अवधारणात्मक प्रक्रियाएं जो क्या करती हैं हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस को या फिर अवेयरनेस में आपको दखलंदाजी करें तो वो कहलाता है हमारा अटेंशन, और इसको आप ध्यान भी कह सकते हैं। क्या है? अटेंशन है और ध्यान है। ऑप्शन में था आपको परसेप्शन, अटेंशन, थिंकिंग एंड मेमोरी। नेक्स्ट वन इज अ वुमेन 12 वीक्स प्रेग्नेंट कम्स टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ कंप्लेन ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग and pain in the lower abdomen, colicky in nature, internal examination revealed dilated internal os of cervix, these sign indicate। सबसे पहले आप यहाँ पे साइन समझिए कि 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी में एक महिला आई है, गायनिक डिपार्टमेंट में वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, मतलब पेन हो रहा है लोअर एब्डोमिनल में, और सर्विक्स का इंटरनल ओस ओपन होकर डायलेट होकर ओपन हो गया, मतलब ये क्या है? अबॉर्शन है। अभी साइन किस तरीके के अबॉर्शन को बता रहे हैं? थ्रेटेंड को, इनवाइटेबल, इनकम्प्लीट है, मिसकैरेज को। मिस्ड में पेन नहीं होगा, पता ही नहीं चलता है, हाफ अबॉर्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है ये है इनवाइटेबल अबॉर्शन। क्या है? इनवाइटेबल अबॉर्शन है। नेक्स्ट वन इज एज पर फ्रूट्स बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कॉल्ड। तो फ्रूट्स के अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल
इन्फ्लुएंस में क्या होगा, हमारी जो बेसिक थिंग्स है बायोलॉजिकल में, तो वो होता है हमारा आईडी। क्या होगा, आईडी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट क्लोज्ड सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। तो क्लोज्ड सिस्टम क्या है स्त्रीकरण का, किस चीज़ को आप नहीं बदल सकते। कम्युनिटी बदल जाती है, मिडिल क्लास अपर क्लास हो जाते हैं, अपर क्लास मिडिल क्लास भी बन जाते हैं। नहीं बदल सकते जिस चीज़ में आप बंधे हुए हैं वो है आपकी जाति। और यहाँ पे पूछा है क्लोज्ड सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, तो वो है हमारी जाति। नेक्स्ट वन, क्राइसिस प्रेसिपिटेटेड बाय एन अनएक्सपेक्टेड एक्सटर्नल स्ट्रेसर ओवर विच द इंडिविजुअल हैज़ कंट्रोल इज। तो यदि क्राइसिस होता है किसी एक्सटर्नल स्ट्रेस के कारण, तो वो कौन सा क्राइसिस कहलाएगा, ट्रॉमेटिक, डिस्पोजिशनल, डेवलपमेंटल या फिर साइकेट्रिक। तो ये कहलाता है डिस्पोजिशनल क्राइसिस। क्या है ये, डिस्पोजिशनल क्राइसिस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फैटी एसिड। ऑप्शन में है ओलियक एसिड, आर्केनॉइड, ब्यूट्रिक या फिर पाल्मेटिक। तो वो है एरिकडेनोइक एसिड। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का एमसीक्यू बेस्ड फॉर्मेट का। ऑप्शन क्वेश्चन है आपको, पेरिकॉन्ड्रियम इज नॉट प्रेजेंट इन। तो पेरिकॉन्ड्रियम किस में नहीं होगा, तो ये होता है फाइब्रस कार्टिलेज और वाइट कार्टिलेज में नहीं होता है। बाकी हाईलाइन में होगा, इलास्टिक में होगा, लरेंजियल में होगा, लेकिन जो फाइब्रो कार्टिलेज है यहाँ पे नहीं होगा। जिसका सेकंड सेक्शन रहेगा जो कि आपको थ्योरी बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड है, तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में है। जो आपके क्वेश्चन आए हुए थे 40 आपके थे एमसीक्यू बेस्ड। नेक्स्ट जो थ्योरी क्लास रहेगी जिसमें आपको जो नेक्स्ट पार्ट है पेपर का सॉल्व करवाया जाएगा। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहे हों। और इस तरीके के क्वेश्चन मोस्टली एनबीएस के एग्ज़ाम में आपको आ जाते हैं, डीएसएसबी में आ जाते हैं, नॉर्सेट में भी आते हैं, तो आप लोग सब इसको देख सकते हैं। थैंक यू।